क्या पढ़ाना है आप लोगों को? पॉलिटी में हम आपको पढ़ा रहे थे, राष्ट्रपति की योग्यता वगैरह बता दिए थे। राष्ट्रपति पे महाभियोग, महाभियोग कहां से लगाया जा सकता है? किसी भी सदन से। सिंपल बोलिए ना, किसी भी सदन से। राष्ट्रपति की शक्तियां वगैरह पढ़ा दिए थे। चलिए अब उसके आगे तक पढ़, महाभियोग तब आपको बताए थे, आगे राष्ट्रपति की शक्तियां हमको बतानी है। चलिए अब राष्ट्रपति की शक्ति देखते हैं हम लोग। आपातकाल, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति और न्यायिक शक्ति, ये सब टाइप की शक्तियों को हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग सारे लाइव वाले लोग को। सर लेट हो गया है, बहुत लेट। हाँ बहुत लेट हो गया। पटना में कभी कभी नगर निगम वाला अपना ट्रक ट्रैक्टर लेके घुस जाता है ना, बड़का कूड़ा उठाने वाला, वो बेड़ होकर खड़ा हो जाएगा सड़क पे। समझे में नहीं आएगा यार, और आदमी को भी आना जाना है, उसका तो पूरा लोहा का ट्रक है, कोई लड़ेगा तो उसको क्या दिक्कत है। वैसे भी नगर निगम वाला अपना गाड़ियां सही नहीं रखता है, तो लड़ा उड़ा के फोड़ मार के चारों ओर से पचका के रखता है। आगे चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। इससे पहले क्लास में आपको राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद पढ़ा दिए थे। शॉर्टकट ट्रिक था पकानी पकानी कोका दसम, ये पढ़ा दिया था ना। अब राष्ट्रपति ये कहां से चालू होता? 52। राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका प्रधान, निर्वाचन, कोटा, कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यता, दशा, शपथ, महाभियोग, सब चीज बता दिया था। आगे बढ़ जाए। अब राष्ट्रपति की अलग अलग पावर है, अलग अलग टाइप की शक्तियां हैं। उससे पहले राष्ट्रपति यहां तक तो निर्वाचित हो गए। राष्ट्रपति बनने के बाद बहुत फायदा है आपको फ्री में क्या दिया जाएगा। अब इसके कुछ हम लोग मतलब शक्ति वगैरह देखते हैं हम लोग। कुछ इनको जो सैलरी दी जाती है राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया। कितना है? 5 लाख। सैलरी कितना है? 5 लाख रुपए है, और इस पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। हालांकि कानपुर के एक मीटिंग में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कह दिए थे कि टैक्स वैक्स काट के हमको क्या मिलता है, टीचर लोगों से भी कम मिलता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए अपना हेलीकॉप्टर, अपना जहाज है, जहां जाएंगे वहां से भारत में अगर कहीं जाएंगे 60 गो गाड़ी चलेगी उनके साथ, बुलेट प्रूफ। एक का दाम रहेगा 2 करोड़, क्योंकि बुलेट प्रूफ। और वो कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा कौन कमाते हैं, ठीक है। उनके लिए एक महाराजा स्पेशल अलग से ट्रेन है जिसकी पूरी बोगिया बुलेट प्रूफ है, अंदर पूरी वीआईपी व्यवस्था। अगर एक आदमी उस ट्रेन को बुक करना चाहता है तो कम से कम 4 करोड़ रुपया लगेगा। उनमें राष्ट्रपति साहब को जहां मन वहां जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत फैसिलिटी मिलता है राष्ट्रपति महोदय को भारत में, मिलना भी चाहिए, क्योंकि हर हम लोग क्यों गारंटी कौन लेता है? प्रधानमंत्री। हम लोग की गारंटी प्रधानमंत्री नहीं लेते हैं, हम लोग की गारंटी राष्ट्रपति लेते हैं। कोई भी चीज पे देखिएगा भारत राष्ट्रपति रहेगा, पासपोर्ट वगैरह पे लिखा रहेगा ना राष्ट्रपति का रहेगा, तो भाई हम लोग की जो गारंटी ले रहा है तो थोड़ा सा धाकड़ रखना भी चाहिए। और एक व्यक्ति है अभी के वक्त में वो राजा की तरह रहता है। राष्ट्रपति को रहने के लिए एक फ्री में आवास दिया जाता है, जिसे हम प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट हाउस। प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो है वो एकदम लुटियंस दिल्ली में है। लुटियंस दिल्ली क्या चीज कहलाता है? मतलब दिल्ली का एक जगह है जिसका नाम है लुटियंस दिल्ली, जहां से बैठ के लूटा जाता है। तो उस एरिया में आपको देखेंगे संसद है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, मंत्रालय है, आर ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। ये सारी चीजें किस दिल्ली में कहलाती है? क्या दिखा देते आपको राष्ट्रपति? 340 कमरे हैं हमारे राष्ट्रपति साहब के यहाँ। छोटा मोटा घर नहीं है हमारे राष्ट्रपति जी का। रायसीना की पहाड़ी पर है। कौन सा घर? राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? रायसीना की पहाड़ी पर है। और राष्ट्रपति भवन के आसपास ही सारी चीजें घूमती रहती है। जितना भी आप देखें ना राजपथ वगैरह, परेड वगैरह, वो सब रायसीना की पहाड़ी के आसपास ही है। अरे बड़ा कर देते बाबू। राजपथ नाम सुने ना? हाँ, वो राष्ट्रपति भवन अंदर से तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हम बस आपको बाहर से दिखा देते हैं भाई। वैकेंसी आएगा राष्ट्रपति का, चलिएगा। ये राष्ट्रपति भवन का पीछे का हिस्सा है। इस गार्डन को हम कहते हैं मुगल गार्डन। इसमें 1200 अलग अलग कैटेगरी के फूल है। 1200 फूल नहीं, अलग अलग। जैसे एगो गुलाब हो गया, एगो गेंदा हो गया, एगो पीला गुलाब हो गया, काला गुलाब हो गया, इस टाइप का। काला गुलाब नहीं होता है। मतलब जो भी टाइप, मतलब इस राष्ट्रपति भवन के इस मुगल गार्डन में 1200 अलग अलग कैटेगरी का क्या है? गुलाब। मुगल गार्डन है। इसका नाम इसलिए मुगल गार्डन पड़ा क्योंकि मुगल जब आए थे चारबाग शैली का जो जन्म किए, तो उसी शैली में इसे बनाया गया है। समझ में गया? जिस दिन योगी आदित्यनाथ इसके क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बने, उस दिन इसका नाम बदल के कुछ रामबाग। आरामबाग की जगह हो जाएगा। भाई हम लोग को उससे क्या मतलब बनता है? तभी भी राष्ट्रपति भवन ही कहलाएगा। ये एरिया एक्चुअली लॉर्ड इरविन के लिए बनाया गया था। इरविन के लिए नहीं, भारत के वायसराय के लिए बनाया गया। अब ये बन के एक्चुअली तैयार हुआ 27 में, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन। ये है हमारे मेन राष्ट्रपति साहब का भवन। इसमें 340 कमरे हैं। कितने कमरे? 340 कमरे। इतना भयानक है मुगल गार्डन। इतना ये है आपका राष्ट्रपति। इससे यहां देखेंगे, इसके एक नॉर्थ, एक उत्तर और दक्षिण, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। इसी में मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इस टाइप का, वित्त मंत्रालय, कुछ इधर मंत्रालय। तो राष्ट्रपति भवन के एक साइड नॉर्थ ब्लॉक, एक साइड साउथ ब्लॉक, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। यहाँ सीधे रास्ता जाता है। क्या जाता है? रास्ता
इस पे देश के राजा चलते हैं, इसलिए उस राजा वाले पथ को कहते हैं राजपथ। क्या कहते हैं? राजपथ। कौन है हमारे राजा साहब? रामनाथ कोविंद। समझ में कि नहीं आ गया? किसी को कहते हैं मंथली कितना होता है राष्ट्रपति का? 5 लाख। अभी पढ़ा है, सूत्र थे। ये बताइए सड़क का नाम? नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ। ये क्या होते हैं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक? मंत्रालय। क्या है? मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जितना भी मंत्रालय वो क्या यही कहलाता। ये तो हो गया। तो हल्ला कहां करता है सब बैठ के? लोकसभा संसद यहाँ से बगले में है। देखिए यहाँ पर एक गोल बिल्डिंग दिख रही होगी, यही है संसद। यहाँ पे ये गोल एरिया जो है ना, ये क्या है? आधा किलोमीटर है यहाँ से। ये कौन सा जगह है? संसद भवन। कौन भवन है? संसद भवन। यहाँ से यहाँ आधा किलोमीटर है। यहाँ पे आधा में लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा जब विधेयक पारित कर देती है तो इनके घर भेज देती, साइन कर दियो। राष्ट्रपति जब जाते हैं ना वहां पे पैदल कैसे जाते हैं? सारा सड़क बंद, क्योंकि आम पब्लिक है नहीं। घोड़ा आते हैं सब बढ़िया, या हिंदी मीडियम वाला नहीं तो बैलखाई में लगा रहता है। सीबीएसई वाला अच्छा घोड़ा आता है, सब खूब साफ सुथरा। राष्ट्रपति एक बग्गी में बैठते हैं बेहतरीन ढंग से, और उनके आगे कैवेलियर चलते हैं, सब घोड़ा पे सैनिक सब पूरा, अगल बगल में कमांडो राजा आ रहे हैं, और उनको जैसे बाहुबली में चलता है, और तब जाते हैं राष्ट्रपति साहब। इतनी सुविधाएं हैं किसकी? राष्ट्रपति। सर संसद भवन नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा एरिया है कि आपको जूम करने में पता नहीं चलेगा। संसद भवन बहुत बड़ा है। राष्ट्रपति भवन का आगे से ये तो पीछे का व्यू देख लिया। राष्ट्रपति भवन के पीछे कौन सा गार्डन है? अब हम आगे का व्यू देख लेते हैं। यार ये तो इमेज ही फट जा रहा है। ये है राष्ट्रपति भवन। देखिए पहाड़ पे है, आपको पहाड़ी टाइप का लग रहा है, सड़क ऊंचा है। ये राष्ट्रपति भवन हो गया। इसके पीछे कौन गार्डन है? नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आगे हो जाएगा। सड़क यहाँ से आएंगे राजपथ। हाँ ये पूरा क्या कहलाएगा? राजपथ। परेड वगैरह कहाँ होता है? राजपथ। ये पूरा सीधे जाएंगे तो कहां जाएगा? इंडिया गेट पर। कहां जाएगा? इंडिया। यहीं पे क्या बनाया गया है? इंडिया गेट। समझ गया? अब जो 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन क्या हो जाता है? परेड हो जाता है। इसी के आगे संसद भवन है, इस साइड में थोड़ा ही दूरी पे। यहाँ पर ये वाला सड़क कहां चल जाता है? संसद भवन। इधर है आपका संसद, पार्लियामेंट हाउस। वहां पे अब तो नया बन रहा है सेंट्रल विस्टा। अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। हमारा संसद पुराना हो चुका है। कितना दिन चलेगा भाई? विदेशी मेहमान आने के लिए जगह नहीं है वहां पे। समझा गया ना? दूसरा है कि वो गुलामी की एक निशानी है, वायसराय के लिए बना था। अलग बात है कि हम के पास इतना खर्चा नहीं था। कई लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, इसमें हम मोदी जी का अंधा सपोर्ट करते हैं। एकदम बनाइए आप, एक और लाल किला बनाइए ना, वो चलेगा। लाल किला से कोई बहस नहीं है। कबो कभार आदमी जाता है लाल किला में, हमारे राष्ट्रपति को फुर्सत है लाल किला जाने का, लेकिन मजबूरी है संसद भवन जाने का। आगे बढ़े। ये राष्ट्रपति भवन समझ में आ गया? कौन गार्डन भाई? मुगल गार्डन। संसद पढ़ाएंगे तो उधर आपको संसद भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत? संसद भी दिखेगा भाई। देखिए राष्ट्रपति साहब के आगे पीछे बहुत आदमी घूमते रहता है। एकदम बेहतरीन जगह है राष्ट्रपति साहब का। और या रात ये देखिए कभी कभी कोई मेहमान आते हैं तो सजा दिया जाता है। ये राष्ट्रपति भवन है दीपावली के समय का। नहीं समझा? देखो भाई, हाँ ये है हमारे राष्ट्रपति साहब का घर, पूरा सजा के रख दिया जाता है। कौन सी पहाड़ी पर है? हाँ बिगना पहाड़ी कौन बोलता है? रायसीना की पहाड़ी। कहां पर है? रायसीना की पहाड़ी। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो रायसीना की पहाड़ी पर ही आपका हर चीज मिलेगा, इंडिया का ज्यादातर चीजें मिलेगा। पार्लियामेंट हाउस भी वहीं। अभी देखिए ध्यान से, ये आप नया पुराना दोनों दिखा देते हैं। जहां संसद भवन है ना, उसी के बगल में खाली जगह पे बन रहा है आपका ये सेंट्रल विस्टा। अभी हम आपको वो संसद नहीं दिखाना, हम चाहते हैं आपको जो संसद भवन दिखाना इसमें मिल नहीं रहा, नीचे वाले मेरे सिस्टम में है। कोई भी चीज को दूर से देखेंगे तब ना समझ में आएगा। तभी बन रहा है संसद भवन, न्यू रखे थे तब का। पास से कोई भी चीज का पास फोटो समझ में आता है, दूर से देखेंगे तब उसका एरिया समझ में आता है कैसा है। इसमें सोचा देवे नहीं किया। बकलोले नीचे वाले में होगा।
नहीं दिख रहा है यहाँ। नहीं है भाई इसमें। राष्ट्रपति भवन के बगल में ही है। अब हम आपको कैसे दिखाएं? चलिए कभी फिर दिखा देंगे। यहाँ देखिए, अभी ये देखिए ध्यान से। ये कौन सा भवन है? ये है नया, इसे सेंट्रल विस्टा, और ये आपका पुराना संसद भवन। दोनों में कितना डिफरेंस है? कोई खास डिफरेंस है यहाँ पर? अब वहां पे कौन, ये किसका घर है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन है। ये पुराना वाला संसद है, ये नया वाला संसद है। इसमें एक नया रहेगा लोकसभा, एक रहेगा राज्यसभा, और एक सेंट्रल हॉल यहाँ बना दिया जाएगा संयुक्त अधिवेशन के लिए। दोनों यहाँ आएंगे सर। अब यहाँ दिख रहा है संसद भवन, संसद के जस्ट बगल में कौन है? सेंट्रल विस्टा। अब आप ध्यान से देखिएगा राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन से 500 मीटर की दूरी पे क्या है? यहाँ संसद भवन है। यहाँ पे 500 मीटर की दूरी पर क्या? संसद भवन। सेंट्रल विस्टा क्या है? अभी बाबू संसद भवन बन रहा है, उसी को सेंट्रल विस्टा कहेंगे। तो राष्ट्रपति भवन समझ में आ गया। कितने कमरे? इसमें प्रेसिडेंट की फैमिली भी रह सकती है। हाँ भाई, पूरी प्रेसिडेंट की फैमिली रहती है राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में जब एपीजे अब्दुल कलाम थे, जब वहां से खाली गए तो बेचारे, उनका तो कोई है ही नहीं था रहने के लिए। उनके एक बार भाई मिलने चले आए थे राष्ट्रपति साहब के, तो फोन किए कि तुम किसी से बताना मत, एपीजे अब्दुल कलाम, कि तुम हमारा भाई है। अब फोन किए और कहें कि तुम अपन बस का टिकट कटा लियो, और उनको बुलाए और कहें कि गेट पे रहना, हम भेज देंगे किसी को। तो अपने गार्ड को भेजे, कहें गेस्ट आए हैं, आ जाइए, बुला लाइए। आए, उनको नॉर्मल वो खाना पीना खिलाया, उसका पैसा दिए, ट्रेन की टिकट कटा, चल जाओ यहाँ से, यहाँ पे चुपचाप भेज दिए। मतलब वही बात है, जब वो खाली किए थे ना राष्ट्रपति भवन, तो वहां से बस अपना कपड़ा लेके गए थे और किताबें, उनको किताब पढ़ने का बहुत शौक था। तो राष्ट्रपति भवन के जो स्टाफ थे वो लोग कहते कि इससे पहले जितने लोग राष्ट्रपति भवन खाली किए हैं, कई ट्रक से उनका सामान गया है। जब भी आते थे राष्ट्रपति का तो कुछ लगता नहीं है, कभी सोफा खरीद लेंगे, कभी कुछ अपना, तो कुछ लगता नहीं। बहुत बेहतरीन राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति के पद पर 2 लोग सबसे ज्यादा सुशोभित हुए, एक राजेंद्र प्रसाद, एक एपीजे अब्दुल कलाम। अभी प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। अभी ये तो चल ही रहे हैं प्रधानमंत्री। अभी इनको अभी समझ में थोड़ी आता है अच्छा या खराब, 10 साल 20 साल बाद समझ में आता है इनके लिए गए स्टेप को। कई बार अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा स्टेप लिया कि मनमोहन सिंह को फायदा हुआ, मनमोहन सिंह के लिए गए स्टेप को मोदी जी को फायदा हुआ, मोदी जी के लिए गए स्टेप को आगे भी होगा। तो एक देश पर लिया गया स्टेप काफी दूर से समझ में आता है। एक रनिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। काम तो इनके भी अच्छे हैं, जैसे डिफेंस के मामले में, विदेश के मामले में, इस सब के मामले में बहुत सही सटीक काम। इकोनॉमी को छोड़ दिया जाए तो लगभग ठीक ठाक चलता है, इकोनॉमी में नहीं गड़बड़ हो जाता था। तो राष्ट्रपति भवन समझ में आ गया। कितना राष्ट्रपति भवन का नाम क्या? नहीं, उनका राष्ट्रपति भवन नाम है, पुराना नाम वायसराय हाउस था। राष्ट्रपति भवन आपका इंडिया गेट, राजपथ, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये जितने चीजें, इस सब का निर्माण किया एडविन लुटियन और बेकर्ड ने। मेनली डिजाइनर था एडविन लुटियन, इसलिए इस पूरे एरिया को लुटियंस दिल्ली कहते हैं। क्या कहेंगे? लुटियंस दिल्ली। पूरी दिल्ली या पूरा भारत दिल्ली के कहां से कंट्रोल होता है? पुरानी दिल्ली की नहीं दिल्ली, पुराना दिल्ली में बसा हुआ है। देखिए, पुरानी दिल्ली जिसे कहा जाता है वो मुगलों ने बसाया था। लाल किला कहां मिलेगा? पुरानी दिल्ली। लाल किला के जस्ट गेट पे मिलेगा जमा मस्जिद, जमा मस्जिद के नीचे मिलेगा मीना बाजार। तो पुरानी दिल्ली किसने बसाया था? मुगलों ने। और ये आपका नई दिल्ली किसने बसाया? आजादी के बाद हम लोगों ने, आजादी के बाद हम। अंग्रेजों ने कौन सी दिल्ली बसाया था? लुटियंस दिल्ली, लुटियंस दिल्ली बसाया था। आज वही उसी का सदुपयोग सरकार करती है लुटियंस दिल्ली का नाम पे। कभी 2G स्पेक्ट्रम, कभी राफेल, कभी कुछ हो जाता है। राष्ट्रपति के बारे में ये तो हम उसके एलिमेंट समझ गए। कहीं भी जाएंगे उनको पूरा फुल सिक्योरिटी मिलेगा। तीनों सेनाओं के वो क्या होते हैं? अध्यक्ष। तो पहला चीज तो खत्म हो गया यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के बारे में। सैलरी 5 लाख, घर में कितना कमरा? 340। अब पहला ये शक्ति ये तो अलाउंस हो गया। यहाँ पे शक्ति समझते हैं। पहला शक्ति होता है सैन्य शक्ति। कौन सी शक्ति? सैन्य शक्ति। सेना के रिलेटेड कौन सी शक्ति है? तो हाँ, सैन्य शक्ति। सेना से रिलेटेड शक्ति को हम क्या कहते हैं? सैन्य शक्ति के बारे में कहा जाता है। सैन्य शक्ति के तहत राष्ट्रपति को बहुत सारा पावर है। वो तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रधान। तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। देखिए, सेना बहुत अजीब चीज होती है। सेना जो होती है मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप की चीज। मतलब अजीब क्या कहेंगे, जब तक देश के प्रति वो लोग ठीक है, ठीक है। भारत की सेना बेहतरीन है, लेकिन अगर वही पाकिस्तान की सेना देखेंगे, सीरिया की सेना देखेंगे, सीरिया का सेनापति था बशर अल असद, हमारा अपने सेना प्रधानमंत्री को हटा के खुद का हम ही है सब कुछ। म्यांमार को देखिए, आंग सान सू की को हटा दिया, कहा हम ही है सब कुछ, हम ही क्या है? सर्वे सर्वा। ये बताइए,
अलग टाइप का हो जाता है सेना के साथ। तो भारत में भी ये चीज समस्या थी, अगर सेना ने कू कर दिया, कू मतलब बोलता है सेना ने जब कब्जा कर लेती है तो क्या कहते हैं, कू। अब हिटलर क्या था, सेनापति, टेम्पोररी बना राष्ट्रपति वहां का, संविधान खत्म कर दिया वहां पे। और हिटलर समझाने में बहुत अच्छा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो सेना को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। देश जब आजाद हुआ तो हम लोग को भी एक बात का डर सता गया, क्योंकि 60 का जो दशक चल रहा था ना, 1955 से 60, ये देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिक कू होता था। मिस्र में होस्नी मुबारक ने कब्जा लिया था, सीरिया को बशर अल असद लेके चला गया, लीबिया को मुअम्मर गद्दाफी ले गया, यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो को उठा दिया जनरल जियाउल हक जो था पाकिस्तान का, सबने क्या कर लिया, कब्जा करते गया। तो भारत में क्या था कि इस चीज का डर सताने लगा, तो भारत में सेना का एक आदमी को दिया ही नहीं गया, आर्मी नेवी एयरफोर्स अलग अलग कर दिया गया, आर्मी को अलग, नेवी को अलग और एयरफोर्स को अलग। इससे क्या हुआ कि भारत में सेना का कभी भी कू नहीं हो पाया। तो धीरे धीरे 50 सालों में ऐसा हुआ कि सेना का पब्लिक से बहुत ही ज्यादा दूरी बन गया। तो आज के वक्त में भारत में पब्लिक के लिए कभी सेना आती है तो मेहमान की तरह गिनती होती है, उसकी बहुत इज्जत मिलता है। लेकिन वही पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, छोटे छोटे मामले में भी सेना क्या करती है, दखल दे देती है। कैसे चुनाव प्रचार करते हैं नेता, वैसे सेना वहां चुनाव प्रचार टाइप का करती है। यहाँ पे हम कौन सा चुनाव में खड़ा हुए रे, अरे भाई अब किसी मिलने भी नहीं जा सकता है क्या आदमी देश में, अब कहीं पे भी हो, हम लोग तो मिलने भी नहीं जा सकते हैं क्या आप कभी, ये देश तो अजीब बात करते हो तुम। हमने कभी, हम थोड़ी ना हम चुनाव में अब मिलने गए, अब हम तुमको लगता है कि तुम्हारे गांव में जाएंगे तो हमको लोग नहीं पहचानेंगे, पूरा गांव पहचान जाएगा, बस तब हम क्या करेंगे, हम तो यहाँ भी सड़क पे चल जाएंगे तो गाड़ी से बाहर तो भी दिक्कत हो जाता है, हम गाड़ी में वो लगा देते हैं काला शीशा, अंदर बैठे रहते हैं वहां पे, पता नहीं क्या कौन है वो, अलग हो जाता है कि देख लेता है। हम अपने घरे चल जाते हैं तो घरे में रहते हैं, अंदर बताइए नहीं करते हैं किसी से, सुनते हैं सर आए हैं क्या, ना ना अभी नहीं आए हैं, गाड़ी देख रहे हैं उनका, तो गाड़ी से क्या मतलब, गाड़ी आया है सर नहीं आया है। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी नेवी और एयरफोर्स ये अलग अलग भारत में कर दिया गया, लेकिन इससे बहुत सारी समस्याएं भी आ गई, क्योंकि कभी कभी आर्मी लड़ रही थी, उसे एयरफोर्स की जरूरत थी, उसके पास तो एयरफोर्स था ही नहीं। अब वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा रक्षा मंत्री को, यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत हो गया। तो इस बार क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक सीडीएस का पद ले लिया। पहले क्या होता था, तीनों सेनाओं के ऊपर क्या होते थे, प्रेसिडेंट होते थे, प्रेसिडेंट के जो नीचे होते थे वो रक्षा मंत्री थे, क्या थे, रक्षा मंत्री। अब उसके रक्षा मंत्री के नीचे ये तीनों सेनाएं थी। अभी तीनों सेनाओं में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, हालांकि कोऑर्डिनेशन रहना जरूरी है। अमेरिका में तीनों सेना एक ही आदमी के पास होती है, बट अमेरिका एक परिपक्व लोकतंत्र है, वहां सबको अपनी मर्यादा पता है। ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी एक ही आदमी के पास है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो भारत सरकार ने लगभग 60-70 सालों तक ये तीनों सेनाओं को क्या रखा, अलग। लेकिन जब तक मेच्योरिटी आ गई तो अभी मोदी जी ने डिसीजन लिया कि इसके ऊपर अब तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के तौर पे कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने, मतलब भारत सरकार ने सारे लोगों ने मिलकर एक डिसाइड लिया, समझ में गया कि जो भी तीनों सेनाओं का जो यहाँ पे जनरल होता है, नेवी में एडमिरल होता है या एयरफोर्स होता है, जब इनमें से जो अधिकारी रिटायर होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, तीनों के ऊपर एक सीडीएस का पोस्ट डाल दिया जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब ध्यान से समझिए, जो सीडीएस है वो रिटायर्ड रहता है, सीडीएस क्या रहता है, रिटायर्ड। तो पहला कि उनका पावर खत्म, अब इनको केवल एडवाइजरी पावर दे दी गई है, सलाह दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सलाह दे, तीनों सेनाओं को आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट करना मुश्किल था, अभी कोऑर्डिनेट करना क्या है, आसान है। जैसे मान के चलिए कहीं हमला हुआ, चीन और गलवान घाटी में विवाद चल रहा है, तो गलवान घाटी के पास एक बहुत ही गहरा झील है जिसका नाम है पेंगसो लेक। पेंगसो लेक में चाइना बहुत दादागिरी करता है, तो हम लोगों ने नेवी के लिए एक जहाज खरीदा है, पोसाइडन 8I P8I। ये दुनिया का सबसे खतरनाक जहाज है जो समुद्र के अंदर किसी भी चीज का पता लगा सकता है। तो सीडीएस के हाथ में तो तीनों आती है, आर्मी को पता ही नहीं कि भैया हम, वो आर्मी झील के किनारे किनारे ड्यूटी कर रही है, झीलवा के अंदर कौन है कैसे पता चलेगा। तो ये बात किसके पास गई, सीडीएस के पास। तो सीडीएस तो तीनों से मीटिंग कर सकते हैं, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सबको बुला दिए, क्या पोजीशन रहेगा। तो एयरफोर्स वाले ने कहा कि हमारे पास एक खतरनाक जहाज है MiG-29, क्या MiG-29, पहाड़ी लड़ाई में 1 नंबर लड़ेगा। तो सीडीएस ने कहा ठीक है MiG-29 दे दीजिए। नेवी ने कहा कि हमारे पास तो, हम तो पानी वाला जहाज वाला आदमी है, हम पहाड़वा पे कैसे जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक जहाज है P8I, ये एकदम खतरनाक है पेंगसो लेक में, ठीक है दे दीजिए। यहाँ पर आर्मी को कहा तुम लोग लगन लो, हम बैकअप में सपोर्ट भेजते हैं। तो बैकअप में ऊपर से कौन है, एयरफोर्स, MiG-29 यहाँ पर अब निगरानी करने के लिए P8I। अब चीन वहां पे जहां इतनी एक मछलियों घूमती है तो बता देता है, गरई मछली, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो अभी हम लोग के सीडीएस कौन है, विपिन रावत। अभी सीडीएस कौन है, विपिन रावत। सीडीएस कौन है, विपिन रावत। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। सर क्या बोलता है जी, ऊपर करो,
सर राजीव दीक्षित थे देश प्रेम में, भगत सिंह में कोई पैसा नहीं। अरे यार देखो भाई, सब लोग का देश प्रेम था, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद, सब लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ा है। किसी को सम्मान उचित मिला, किसी को नहीं। जैसे भगत सिंह को जितना उचित सम्मान मिलना चाहिए देश में पता नहीं मिला। ये दुख की बात है। अब इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं बताइए। अब कोई देश में, अब भगत सिंह के बारे में अब क्या कहोगे, जब देश तो उस समय आजादी नहीं हुआ था, तो भीख में मिली थी आजादी हम लोग को, नहीं समझे? तो भीख में ना आजादी मिली, हम लोग आजाद तो उस समय थोड़ी हुए थे। 14 में जितना लोग वोट डाला सब स्वतंत्रता सेनानी। उस हिसाब से हम लोग क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी। क्या है, वोट मारे थे। भगत सिंह बम मारे थे तो क्या हुआ, हम लोग वोट मारे थे। ज्यादा पावर किसका? आगे बढ़ जाए। सर भगत सिंह को सम्मान मिलना चाहिए, बिल्कुल यार, ये पूछने की चीज है। भगत सिंह, दुनिया का कोई भी युवाओं के दिल में ऐसा नहीं है कि भगत सिंह ना हो। यहाँ पे उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। ये उनके लिए सबसे बड़ा असम्मान की बात है कि आजादी के बाद भी हम लोग बोलते हैं कि उनके लिए सम्मान मिलना चाहिए। मर गए हो लोग अभी तक, बताइए भाई, उनके लिए अभी तक सम्मान नहीं है वहां पर। उनका घर देखिएगा तभी नॉर्मल है वहां पर, नहीं कोई स्मारक, नहीं वो कुछ उस टाइप का है। बहुत जरूरी है ये सब चीज के लिए। चलिए ध्यान समझ, सीरियस समझ में आ गया। ये बताइए, सीरियस अगर विद्रोह कर दिए तब है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एडवाइजर है। क्या है, एडवाइजर। और दूसरा ये आर्मी के थे, नेवी के बारे में क्या पता इनको, डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट क्या होता है, कॉर्बेट क्या होता है, वेसल क्या होते हैं, सबमरीन क्या है, ये सब पता ही नहीं है इनको, नहीं समझे। अब रिटायर हो गए, 1 से 1.5 साल कार्यकाल होता है। अब ये रिटायर होंगे तब कौन न जाएगा, तब देखा जाएगा नेवी का कौन रिटायर हो रहा है, समझा गया कि नहीं। अब नेवी वाले को क्या बना दिया जाएगा, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओकरा आर्मी एयरफोर्स के बारे में पता नहीं है यहाँ। अब लोग पानी वाला खाली जहाज INS विक्रमादित्य, आओ दिल्ली लेके INS विक्रमादित्य, उधर भांजते रहो यहाँ पे, तो क्या तख्ता पलट हो पाएगा। अब ये रिटायर कहाँ गए जी, भाग गए, रिटायर हो गए, रिटायर हो गए थे। अब ध्यान समझिए, अब ये रिटायर होंगे तो अगला बार किसको देगा, एयरफोर्स। खाली जहाज उड़ाने का आइडिया है इधर से उधर ना। कब्जा जमीन हमेशा याद रखिएगा, जब तक आर्मी नहीं तब तक कब्जा नहीं कर पाएंगे, और एयरफोर्स नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, नेवी नहीं तो दूर की लड़ाई सपने में भी भूल लीजिए। दूर की लड़ाई लड़िए नहीं सकते, बस उन्हीं से लड़ सकते जिससे आपकी सीमा लगती है। समझना, तीनों जरूरी है। अब ये रिटायर होंगे तो फिर किसको दिया जाएगा, आर्मी चीफ को। अब दूसरा है कि इन लोग के पास आदेश वाला शक्ति नहीं है, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तुरंत तत्काल सूचना दे सकते हैं। समझ में नहीं आ गया। हम लोग यहाँ तीनों क्या है, अलग अलग है। इसके ऊपर कौन है, रक्षा मंत्री, और उसके ऊपर तो बताइए तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन हो गया, हाँ, राष्ट्रपति। समझ में नहीं आ गया, राष्ट्रपति। सीडीएस को अपने पद से कौन हटा देगा, राष्ट्रपति हटा सकते हैं वहां पे। रक्षा मंत्री से बहुत बड़ा पावर हो जाता है राष्ट्रपति का। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अब सेना का एक बहुत खतरनाक रूल है, सीनियर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज करेक्ट। सीनियर जो बोल रहा है वही सही है, तुम कुछ भी नहीं हो। तो सीनियर का आदेश आप नहीं काट सकते हैं सेना में, जो बोल दिया आपको हर हाल में करना होगा। हालांकि ये बात पुलिस में भी सिखाई जाती है कि सीनियर की बात मानना चाहिए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में क्या कीजिएगा, उसको भी पता हम पैसे देके बहाली भाई लोग, हाँ हम बोले। समझ आ गया कि नहीं। आप देखेंगे बिहार में, यूपी में कई जगह पुलिस बहुत बेहतरीन काम करती है। समझ आ गया। वो समझ जाइएगा कि वो वैसा ही पुलिस वाला है जो किसी क्लास में बैठ के मेहनत से करके नौकरी लिया होगा, उसको अपने डिग्निटी का ख्याल है। और कोनो कोनो को देखिएगा आएगा इसे पैंट सीधा, कहाँ हो लो, मर्डर हो गए लो, डायरी निकालो जी, डायरी निकालो, कहीं नहीं बनाएगा वहां पे। उसके बाद 5,000 इधर से 5,000 इधर से। ये सब कौन वाला है, खेत बेच के घूस दिया है सब। इसीलिए राष्ट्रपति में कहा जाता है दिवालिया पागल को रखना ही नहीं है। दिवालिया एकदम दलितर को बोला जाता है, रख देंगे तो वही काम करेगा। जाएगा राष्ट्रपति भवन में, घोड़ा दिया जाएगा, घरे ले जी लो, घोड़ा खोल के लेके चल जाएगा। और बाद शाम को फिर आएगा, कहा बोलो खूंटा ही छूट गए, खूंटो ले चले यहाँ पे, उखाड़ ले जाएगा तो पेंट प्लास्टर चटाई राजाई गद्दा तोशक वोशक सब लेके चल जाएगा। रिटायर होगा तो इसलिए भूखड़ आदमी को नहीं बनाता राष्ट्रपति। अभी क्या पद बना दिया गया हम लोग, नया सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, इसलिए जब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं देगा युद्ध नहीं हो सकता। याद रखिए, कितनों भी करना है, फाइनली डिसीजन युद्ध का कौन देगा, राष्ट्रपति। सारा डिसीजन हो जाएगा, प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री सब ले लेंगे, फाइनल साइन किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति। अब फोन उठाएंगे राष्ट्रपति, किसको बोलेंगे, सीडीएस, इट्स माय ऑर्डर टू अटैक ऑन चाइना, फुल फ्लेजेड वार। उसके बाद इतना ऑर्डर मिलने दीजिए, उसके बाद समझ में आएगा क्या होता है। गलवान घाटी में जब दो रेजिमेंट के सैनिक, सिख रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट, ये हम लोग का जो कोर कमांडर थे वहां पे अपना सरदार जी थे, कोर कमांडर वहां पे। कोर कमांडर कंपनी कोर बहुत बड़ा होता है, लगभग 60,000 फौज आती है उसके अंडर। लद्दाख में खड़े थे, उनके पास बताइए, कोर कमांडर आर्मी का था, तो क्या उसके अंडर में नेवी है, एयरफोर्स है, उसके अंडर में केवल क्या, आर्मी। जो चाइना का कोर कमांडर था, तो चाइना में तीनों एक ही के पास होता है, जो चाइना का कोर कमांडर था उसके पास 60,000 की क्या थी, आर्मी, 10,000 की नेवी, लगभग
वही 1000-1200 के पास में एयरफोर्स, क्योंकि एयरफोर्स में तो जहाज ज्यादा होते हैं ना वहां सब उसके पास, फिर भी वो नहीं टिक पाया। एक साल में 9 बार अलग अलग लोगों का ट्रांसफर किया गया। इधर एक सरदार जी खड़ा है, 1.25 लाख एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम रखा। समझ गया कि नहीं आ गया? इतना फर्क होता है दोनों सेनाओं में। दूसरी बात, भारत की सेना बहादुरी से लड़ती है क्योंकि वो देश की सेना है। भारत की सेना देश की सेना, लेकिन चाइना की कोई अपनी सेना नहीं है। चाइना में एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है वो। समझा गया? आप ऐसे नहीं समझेंगे तो आप कहेंगे ये क्या बात हुआ। एक बात बताइए, भारत में राजनीतिक पार्टी है मेनली 2 पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी। सपोज कीजिए कि भारत में ऐसा लिख दिया जाए कि जिस पार्टी की सरकार है सेना उसी पार्टी की रहेगी। आज हमारी सेना इंडियन आर्मी कहलाती है, अगर इसी इंडियन आर्मी को कह दिया बीजेपी आर्मी है, उसका आधा पावर वैसे ही खत्म हो जाएगा। किसी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, समझा कि नहीं? चाइना में यही होता है। चाइना के सेना नहीं है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। हमारे यहाँ सेना का प्रमुख कौन रहेगा? राष्ट्रपति। वहां सेना का प्रमुख वही रहेगा जो कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष है। जैसे अभी कौन है? जिनपिंग वहां पे। तो उसकी आर्मी किसके लिए लड़ती है? पार्टी के लिए, देशवाद में। हमारे यहाँ पार्टी बाहर में जाओ, जरूरत नहीं, नौटंकी मत करियो यार, तू कोनो पार्टी का हो तू देंगे हम तुमको। यार जाइए ना पटना दानापुर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। पटना के पास लाइव वाले जो लोग होंगे यहाँ पे समझेंगे पटना दानापुर में, अगर वहां आप हॉर्न बजा दिए बड़ी मार मारता है। एक आदमी गाना बजा रहा था अंदर, वहां भाड़ा की गाड़ी थी और गाना बजा रहा था अंदर, कोनो नहीं, नया गाना आता, गाना बजा रहा था। अब आप ड्यूटी कर रहे थे, सड़क पे कौन? आर्मी वाले सुन लिया, उधर इधर ड्राइवर को लेके आया, निकल तुम यहाँ पे, गाना बंद कर। अंदर ले गया, गाना काहे बजा रहा था? कह रहा कि मालिक हम तो भाड़ा पे गाड़ी चलाते हैं, बारात वाला बुक किया है सब, यही कहा से तो बजा दी। बोला कहला कौन था? उसको लाया, ड्राइवर से कहा कि सुन इसको एक तमाचा मार। कहा कि हम कैसे मारेंगे, एक से तुम पैसा लिए हैं। तो ड्राइवर को एक तमाचा मारा है, नहीं मारेगा तो अब ड्राइवर उसको रख दिया एक तमाचा 50। कहा फिर बोलेगा गाना बजाने के लिए, कहा ना साहब, अब तुम एक तमाचा ड्राइवर को मार। एक तमाचा किसको मारता है? ड्राइवर। और फिर अपने एक तमाचा देके बजा। कहा तुमको नहीं समझ में आता है, कंटोनमेंट एरिया है, सेना का है, जाओ लोग। इतना होशियार था, पीटबो किया तो अंदर ले आके। गाड़ी में महिला विला बैठी थी सब वहां पे, फैमिली वगैरह, तो अपनी फैमिली के आगे किसी को पीट देंगे, बेइज्जती होगा ना। चला गया वहां पे, पूछे लोग कि क्या बोला है, तो समझा के भेज दिया। हम उस समय, हमारी पहली एक गाड़ी थी वरना, कार जो थी ना वरना, हम गलती से ना खुदे ड्राइव करके चले गए थे। वो तो किस्मत ठीक ठाक था, हमारा बंद हो गया वहीं पे, गाड़िया बंद हो गया वहां पे कि भाई साइड उइड कर। उस समय हम मतलब बहुत 3-4 साल पहले की बात है, तो हमको कोई खास नहीं जानते थे, पटने भर के लोग जानते थे। देखिए कि भाई ठीक ठाक नियम है। तो आर्मी का नियम इतना खतरनाक होता है ना कि जो ड्राइवर उस रूट से पिटा गया वो फिर बीहटा होके जाता है, दानापुर होके नहीं जाता है। रास्ते बदल देता है, वहां से टी पॉइंट आता है, कंटोन छावनी होके जाएंगे, बीहटा होके जाएंगे, फिर भाग वहां से जा, इधर से जाओ। वहां गाड़ी अगर धीरे चल रही तो धीरे ही चलिए, आप किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। आगे ट्रैक्टर है ना तो 3 किलोमीटर तक ऐसे ही दुकु दुकु चलते रहिए, खाली भी है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। कर लिए तो हर 100 मीटर पे खड़ा रहेगा कि पुलिस फौजी सीटी मारेगा, इसे अगला पकड़ लेगा। अब तुम 2 करोड़ के तुम जगुआर में घूम रहे हो ना, निकाल के धो देगा बाहर। यहाँ पे खतरनाक नियम होता है आर्मी वालों का, एकदम उन लोग का नियम बहुत जबरदस्त होता है। तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होता है? तो युद्ध की घोषणा कौन करता है? हाँ सर, उंगली छप गया होगा उसको। अरे तुम उंगली की बात करो, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा सब हिल गया होगा, खोपड़ी वगैरह समझ आ गया कि नहीं? सर दानापुर ऐसा क्या है? दानापुर में सेना रहती है, छावनी है, सेना का एरिया है। तो जहां आपको पढ़ा चुके हैं मूल अधिकार में, सैन्य क्षेत्र में किसका शासन चलेगा? सेना का ही कानून चलता है। तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बताइए, युद्ध की घोषणा कौन कर सकते हैं? युद्ध खत्म होने की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। सैन्य शक्ति समझ आ गया? सैन्य शक्ति के तहत अगर सेना की न्यायालय ने किसी को सजा सुना दिया है तो सजा को कौन माफ कर सकते हैं? राष्ट्रपति, क्योंकि सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। सेना में जो जज होता है कर्नल रैंक का होता है, जज भी कैसा रहेगा? कर्नल। उसका भी रैंक क्या रहेगा? ब्रिगेडियर। सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट, सेना का भी अपना सुप्रीम है वहां पे, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल बैठेगा। वहां डॉक्टर भी रहेगा तो वैसे ही रहेगा, सीनियर डॉक्टर कर्नल, उससे भी ज्यादा सीनियर ब्रिगेडियर, पूरा हेड रहेगा मेजर जनरल, इस टाइप का। वहां नर्स भी ऐसे रहेंगे, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इस टाइप के रहेंगे सब। ये सब नहीं, सिस्टर सुई मारो, सिस्टर सुई मारो, ऐसा कुछ नहीं रहते वहां। ठीक रहता है ना लड़की सब में, हालांकि सिस्टर की लिए लड़की ही ठीक रहती है सब, उन सब में दया की भावना ज्यादा रहती है, मरीज के तकलीफ को समझती है सब। इंजेक्शन लगाना रहेगा, मरीज को दर्द होगा तो आराम से बेचारी कहेगी थोड़ा सा बहुत दिक्कत है, लगा देते हैं आराम से। और उसकी जगह एकदम पुरुष को भर्ती कर देंगे, सुई लगाएंगे, चिल्लाएंगे तो कहे चुप चट्टा कहेंगे, सुई लगा रहे तो दर्द नहीं होगा, मजा आएगा तोरा, मारेंगे एकदम, मरीज बेचारा अपने पगला जाएगा। महिला सब इस सब में थोड़ा सा रहती है सर, और पुरुष इस मामले में ठीक नहीं रहता, डॉक्टर में ठीक रहता है पुरुष। वहां पे इस मेडिकल लाइन में सबसे अच्छी लड़की सबके सारे जॉब में सबसे बेहतर उसमें लगता है डॉक्टर टाइप का,
यहाँ समझ गया कि नहीं आ गया? और जहां कहीं पे भी करप्शन हो रहा है वहां महिलाओं को डाल दीजिए। देखिए करप्शन 1 साल के अंदर अंदर वो खत्म करा के रख दी। पैसे नहीं लेती है सब उन सबको ज्यादा, महिलाओं को ना ज्यादा शौक सजने धजने का होता है, पैसा कमाने का नहीं होता। ये रियलिटी है। उनको जितना चीज का सजना धजना है, कपड़ा उपड़ा का पैसा अगर प्रॉपर मिल गया ना, उसके लिए अपनी दुनिया है। वाह एकदम मार दुकान नहीं देखते। अरे लगन का समय आ गया है, एगो दुल्हन को सजाए थे सब, तो यहाँ झालर मोती टांग दिया था सही से, या तो हम कौन सी भाज रही है अजब टाइप का। वही दुल्हा है बेचारा तैयार हो गया, आंख में सुरमा मार दिया सर, लग रहा है फांसी देने वाला जल्लाद है। हम क्या गिरे सोचा तो नहीं, ऐसे अच्छा तो तुम डेली लगता है। सजाया है कि बिगाड़ दिया है तुमको। तो करप्शन में महिलाएं नहीं भाग लेती हैं वहां पे, उनको अपनी जरूरत की चीजें, और किसी भी गवर्नमेंट करप्शन गवर्नमेंट सेक्टर में ही, प्राइवेट में नहीं है। और गवर्नमेंट सेक्टर प्रॉपर पैसा देती है तो महिलाओं को भी, अब वो करप्शन में भाग नहीं लेती है। दूसरा, करप्शन के लिए भाई आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। महिलाएं कभी भी जॉब में फेमिलियर नहीं होती, और आप लोग का भी जॉब लगेगा तो बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं। सीनियर को रिस्पेक्ट देना है, जूनियर को उसको समझाना है, एक लिमिट से क्रॉस हो ध्यान से रोक देना, बस भैया रोक लो। यहाँ पे कुछ लोग ओवर द लिमिट होने लगते हैं, ज्यादा ही ख्याल रखने लगते हैं, यहाँ पे ज्यादा ख्याल नहीं रखना। लड़की लोग को एक चीज दिमाग में बैठा के रख लेना हमेशा के लिए, लड़का किसी का ख्याल नहीं रखता है। वो ख्याल रख रहा है आपको दिख रहा है, वो सोचेगा टारगेट दूसरा है। इसलिए नेवर बिलीव ऑन बॉयज। चलिए ध्यान समझो, रखे रहो बैल कहीं का, क्लास खत्म हुआ है, कोई क्वेश्चन रहेगा लिख के लाया तो अब ये बीचवा में दे रहा है। बैल तुम बुद्धि नहीं है तुम्हारा। यहाँ राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति समझ में आ गया? राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति मतलब पॉलिटिकल पावर भी क्या क्या होता है, पॉलिटिकल पावर भी होता है राष्ट्रपति का। क्या क्या पॉलिटिकल पावर होता है? भारत के IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इसके आदमी को विदेश भेजना होता है। कहां भेजना होता है? विदेश। कौन साइन करके भेजता है? हमारा आदमी है विदेश जा रहा है, समझा गया कि नहीं? इसका ख्याल रखिएगा, और इसको अगर खरोच आ गया ना तो व्यवस्था कर देंगे आपका, समझा गया? भारत का राजदूत इस्लामाबाद में बैठा है पाकिस्तान, और जिस बिल्डिंग में बैठा है ना, उस बिल्डिंग में पाकिस्तान के राष्ट्रपति को आना पड़ता है, तो 2 दिन पहले लिखित अर्जी देते हैं कि हम आपके बिल्डिंग के अंदर आना चाहते हैं, और वो लिख देगा कि नॉट कमिंग, नहीं आ सकते। इतना पावर होता है, क्योंकि अगर घुस गए जबरदस्ती ना तो ही पता है कि हम तो किसके यहाँ घुसे हैं, राजदूत के यहाँ, IFS के यहाँ, लेकिन उनको भेजा कौन था? राष्ट्रपति। उसके बाद उठेगा रायसीना की पहाड़ी से ना, तीनों सेना है उसके पास, और ये केवल हम लोग के पास नहीं, सारे देशों के पास होता है। पाकिस्तान के भी राजदूत भारत में है, हम भी उनके यहाँ नहीं घुस सकते, हम नहीं जा सकते उनके, वो उनकी टेरिटरी हो जाती है एक तरह से, समझिए। तो जब तक वो है वहां पर उसकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हो जाती है। सब जगह होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह। हमारा राजदूत अमेरिका में बैठा है, कुछ नहीं कर सकते भारत के राजदूत को अमेरिका में, अमेरिका का राजदूत भारत में बैठा है, यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते। 2012 का मामला है, राष्ट्रपति जी तो उस समय कौन होगा राष्ट्रपति 12 में? प्रतिभा पाटिल होगी, हाँ प्रतिभा पाटिल वहीं पे। तो हमारी एक राजदूत थी इंडियन फॉरेन सर्विस की, देवयानी खोबरागड़े। तो देवयानी खोबरागड़े अमेरिका में राजदूत थी, और उसकी नौकरानी जो थी, देवरानी खोबरागड़े की जो नौकरानी थी वो अमेरिकन थी। मतलब वहां पे तो स्टाफ लोग वहीं के ना रखेंगे, तो उन्होंने क्या, उसने आरोप लगा दिया कि हमसे डांट के बात करती है, टाइम से सैलरी नहीं देती है। अब हो भी सकता है, महिला सभी सब मैटर में तो नहीं होती है सब, वहां पे दोनों का अपने से नीचे को बड़ी डांट देती है। नौकरी हो जाएगा ना महिला सबको, पुरुष को देखेंगे ये पुरुष है, पुरुष पुरुष नहीं समझ आया? अजब हाल है भाई, पुरुष है यहाँ पे, अजब टाइप का। अब क्या मैटर था क्या नहीं वो अलग बात है। 2012 का इशू था, हमारे दिमाग से उतर गया। करंट अफेयर आदमी कितना ध्यान से रखता 2012। लेकिन अमेरिका की पुलिस आई ना, तो देवयानी खोबरागड़े को उठा के पुलिस स्टेशन लेके चल गई। गलत बात हुआ कि नहीं? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, 2012 का, बुढ़ो घुस गया, 1.25 लखनऊ एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा हुआ। अमेरिका तुमने बहुत गलत किया। उस समय मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं बोला। और अमेरिका की जो राजदूत थी ना, नैन्सी पावेल, उस समय नैन्सी पावेल के जितने भी स्टाफ वहां काम कर रहे थे सबको कह दिया कोई नहीं काम करेगा, भाग जाओ। उनका पुलिस वाला सिक्योरिटी वाला था, बंदूक चला लियो। बाबरची उनको कुकर दे दिया, ले बना लो खाना, पिज्जा। यहाँ पे कुत्ता चराने वाला कुत्ता दे रहे कहाँ के, आप चल गए सब। नैन्सी पावेल भी महिला, देवयानी खोबरागड़े भी महिला। नैन्सी पावेल डरा गई, अरे भैया हम ऐसा खतरनाक देश के राजदूत है जिसने सारे आतंकवादियों से अकेले बवाल लिया हुआ है, और अमेरिका के राजदूत को तो खोजता है आतंकवादी। कहीं यहाँ कोनो चौकीदारों नहीं है, रात को हमारा गेट बंद करना है। क्या किए आप लोग? अमेरिका फोन की बराक ओबामा, उस समय शायद बराक ओबामा ही थे, हाँ बराक ओबामा। ये क्या देख रहे हैं, बुढ़ऊ जो है नीला पगड़ी वाला, ये भगा दिया सबको। क्या हुआ है? गलती हो गया, हम लोग वो राजदूत थी यहाँ, ओकरा पुलिस स्टेशन बुला लिया सब, और भड़क गया बुढ़ऊ। तो देवयानी खोबरागड़े को छोड़ा गया। तब यहाँ राष्ट्रपति ने भी कहा ठीक है चल जाओ ड्यूटी पे लगो, उसको खाना पीना दे, उसको 2 दिन से भुखाई ले जा। इतना पावर होता है राष्ट्रपति के एक साइन का। जब आप राजदूत बन के जाते हैं तो आप किसके बिहाफ पे जाते हैं? राष्ट्रपति के। सही किया कि नहीं किया? एक नंबर, बहुत अच्छा किया। तुम बड़े राष्ट्रपति हो तो हम लोग छोट मोट आदमी है। अरे यार तुम हमको छोट कैसे कर सकते? हम लोग मतलब दोनों हाथ से लूटे गए,
हम लोग 12वीं सदी से लूटे जा रहे हैं। 500 सालों तक हम लोग पे, लगभग 300 सालों तक दिल्ली सल्तनत, 200 साल तक मुगल, 200 साल तक अंग्रेज, लगभग हम लोग 1000 साल तक लूटे गए। और उस 1000 साल में जितना नहीं लूटा है उतना आजादी के बाद नेटवा लूट दिया सब। एक साल बस करप्शन खत्म हो जाना, फिर दिखाते हैं अमेरिका क्या होता है। यहां आदमी ज्यादा कमा लेता है ना तो उसको खुशी से ज्यादा डर लगने लगता है। आप ज्यादा कमाएंगे तो खुशी होना चाहिए, अमेरिका में खुशी होना चाहिए, यहां पे आदमी ज्यादा कमा लेता है तो उसको डर हो जाता है। क्या कहिएगा, देश कब आगे बढ़े? जब ज्यादा कमाएंगे तब। अभी आपको इसी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई आपको खूब पूछेगा, खूब से खूब आपके पास महीना का लास्ट में 5000 रुपया आता होगा तो 3500 आता है, बढ़िया है। तब कम जितना पैसा में खर्च करो सही है, ज्यादा पैसा लगेगा तो फिर डेयरी मिल्क खिलाने लगोगे। समझ में कि नहीं आ गया? पैसा कम रखो सही रहेगा, पैसा ज्यादा आएगा गिफ्ट दोगे, नया नया खूब फैशनबाजी करने लगोगे इधर उधर में, उधर कोई ना कोई देखेगी ऐसे करेगी, काम खत्म। समझ गए? इस सब में मत जाना। ये क्या है? इस सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल। आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां समझ में आ गया? अपने राजदूत को कौन भेजता है? हाँ? अब दूसरा देश का राष्ट्रपति आता है तो सबसे पहले वो किसके पास जाता है? राष्ट्रपति। अपना आई कार्ड दिखाता है और अपने देश के राष्ट्रपति का मोहर दिखाता है, लेटर, कि देखिए ना, हम इंग्लैंड के, हम फ्रांस से आए हैं, फ्रांस के राजदूत, राष्ट्रपति ने आपके लिए लेटर भेजा है। तो पढ़ता है वहां पे राष्ट्रपति साहब, हाँ आप ये मेरे राजदूत है, इनको रखा जाए। तब वो आते हैं राष्ट्रपति साहब, तो राष्ट्रपति यहाँ पे साइन करके देते हैं, हाँ रह जाइए, हमारे देश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना पावर होता है उनको। किसी भी देश के राजदूत को भेजने और दूसरे देश के राजदूत को आने की अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। ये उनकी कौन सी शक्ति है? राजनीतिक शक्ति है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राजनीतिक शक्ति है। इसके अलावा राजनीतिक शक्ति में भारत में जितना भी पासपोर्ट बनता है वो कौन बनाता है? राष्ट्रपति। उन्हीं का मतलब उन्हीं के बिहाफ पे होता है। वो गारंटी लेते हैं कि हम इसको पासपोर्ट इसी आधार पर बता रहे हैं कि इसने भारत में कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है। आप पासपोर्ट बनाइएगा ना तो आपके थाना से क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है। कहीं अगर बड़ा सा अपराध में नाम रहेगा तो पासपोर्ट नहीं बनाएगा। पता चला कि कहीं मर्डर करके भाग गए नेपाल, आपका कानून आप ही के देश में रहेगा, दूसरे देश में नहीं आएगा। आपको वहां पर बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो पासपोर्ट ही नहीं बनाया जाएगा। तो जितना आदमी रहता है पहले से पासपोर्ट बना के रख ले, हमरा पहले से बनल समझ। अब ऐसे भी हम लोग कौन सा क्राइम करेंगे यार? एक बात बता रहे, भाग भी तो जाता है सब। तो पासपोर्ट किसके भी आप पे बनता है? राष्ट्रपति खुद बिना पासपोर्ट के जाते हैं। समझ गया? 140 करोड़ लोगों का अकेला पासपोर्ट बनाने वाला राष्ट्रपति, उसका कौन बनाएगा? कोई नहीं। तो वो बिना पासपोर्ट के क्या होते हैं? जाते हैं। किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका पासपोर्ट नहीं लगता। अब कहेंगे मोदी जी का भी पासपोर्ट लगता है? लगता है। उनके पासपोर्ट को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। उन लोग का अलग टाइप का पासपोर्ट रहता है, डिप्लोमेटिक। और उनका एयरपोर्ट पे गेट भी अलग रहता है, वीआईपी गेट होता है। हम लोग उतरते हैं तो नॉर्मल गेट से उतरो रे, जहाज आ गई उतरो, सब लोग चलो, गेट है निकल जाओ वहां पे। और उन लोग का वीआईपी गेट होता है, कहां से निकले कहां चलेगा कोई पता नहीं है। समझा गया? सर नेपाल में पासपोर्ट नहीं लगता, अब वहां पासपोर्ट नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग की संस्कृति सब मिलती जुलती है वहां से। तो आप सैन्य शक्ति समझ में आ गया? राजनीतिक शक्ति समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? शिक्षा से रिलेटेड इनको शक्ति है कि नहीं? कुछ है? एजुकेशन से रिलेटेड भी शक्ति है। हाँ बताइए भाऊ, किसका? राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाता, चुनाव होगा, दूसरा होगा। हाँ? विदेश जाने के लिए पासपोर्ट का डेट 10 साल होता है, और आप विदेश तभी जा सकती हैं जब कम से कम 6 महीना उसमें बचाओ। पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी साल होती है? 10 साल। 40 पेज का पासपोर्ट होता है। एक बार विदेश में जाएंगे, एक पेज बर्बाद हो जाता है, उस पर मोहर मार देता है वो देश, आप इस देश पे गई। तो एक पासपोर्ट से आप 40 देश जा सकती हैं। 40 पेज का होता है। जिसको ज्यादा जाना होता है वो 60 पेज का बनवा लेता है। हम लोग तो 40 पेज का बनवाए, फुर्सत है, घर जाएगा तो फुर्सत है ना, विदेश जाएगा बनवा लिया। कभी ऐसे कभी कभी क्या होता है कि कभी वर्ल्ड में कभी लेक्चर उक्चर देना होता है ना, उसके लिए पासपोर्ट जरूरी है। अभी जितने भी वर्ल्ड में लेक्चर हुए सब उस पे हुए हैं, ऑनलाइन, वहां पे डिजिटली। वहां पर अभी कोरोना खत्म होगा तो हमको भी दूसरे जगह पे जाके लेक्चर देना है, तो हम ये मौका क्यों गंवाएं? हम स्वामी विवेकानंद के पैर के धूले बराबर सही, लेकिन अपने देश का कुछ तो जाके कहेंगे कि हमारा देश बदल रहा है। समझ आएगी ना? हमारे देश से कभी जो भी जाएगा बाहर, अजमल कसाब की तरह बम लेके नहीं जाएगा। जाएंगे लोग तो शिक्षा देके आएंगे कि भाई भारत की संस्कृति है, हम मिलजुल के रहते हैं। तुम्हारे बाग बगीचे में जितनी कैटेगरी की फूल नहीं है दुनिया में, उतने कैटेगरी के जाति धर्म मजहब के लोग रहते हैं और एक साथ भारत में रहते हैं। तो ये भारत एकमात्र देश है यहाँ पर जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है ना, अमेजन का जंगल, उस जंगलों में भी उतनी वैरायटी की फूल पत्तियां नस्लों के पेड़ नहीं होंगे जितनी विचारधाराएं, नस्लें और अलग अलग जाति मजहब के लोग एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। एक साथ दिवाली में दिए जलाते हैं, एक साथ सब मिलते हैं, ईद में एक दूसरे में मिलते हैं, होली में रंग लगाते हैं, ये एक दूसरे। तो हम लोग भी विदेश जाएंगे तो जरूरी है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उतना मजा नहीं आता। एक बार जो मिल गए तो हमारी एक बार हमको बहुत मन करता है एक बार लाहौर में जाके चले,
कसम बताते हैं उस दिन जिंदा तो नहीं आएंगे, लेकिन उनको उन चोटों को औकात दिखा देंगे कि क्या होता है कि हिंदुस्तानी तोरे घर में घुस के तोरा दिखा देंगे, लेकिन उसके बाद वो आने नहीं देगा एकदम ठीक से। अरे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आने देगा वहां पे। अब खान सर को मार देता है कोई दिक्कत नहीं। अब खान सर एक विचारधारा बन चुका है। तो एजुकेशन भी जरूरी है, जैसे एजुकेशन में भी राष्ट्रपति को पावर होता है। जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उसके चांसलर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। चांसलर कौन होते हैं? राष्ट्र। यहां जो बैठाया जाता है काम देखने के लिए वाइस चांसलर बैठता है, मेन चांसलर नहीं बैठता है। कौन बैठता है? वाइस चांसलर। तो वाइस मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन, मतलब उससे ऊपर भी है कोई। तो जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर राष्ट्रपति, और देख रेख करने के लिए क्या बैठा है? वाइस चांसलर। क्या बैठा है? वाइस चांसलर। और जितने स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका राज्यपाल, जैसे पटना यूनिवर्सिटी का चांसलर राज्यपाल और वाइस चांसलर बैठा होंगे वहां पे। नहीं समझे? आधा सीट खाली है पटना यूनिवर्सिटी में टीचर का, गेस्ट टीचर है, गेस्ट टीचर। और गेस्ट टीचर से राष्ट्र निर्माण हो रहा है। धन्य है प्रभु। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे लोग। ये 3 शक्तियां समझ में आ गया। कल राष्ट्रपति की बाकी शक्तियां